हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस किस क्लास में सभी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, हमने आपको बताया था। यदि आप आर ओ की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आप जो है टेस्ट के तौर पर प्रश्नों को लगा सकते हो। क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लास को आज पूरा ही वॉच करें, ताकि आप भी जान सको कि किस प्रकार के प्रश्न हम क्लास में शामिल करते हैं। क्लास को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से नए केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण और मौजूदा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है? अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के माध्यम से हम केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। वहीं पर यदि हम अनुच्छेद 2 की बात करें तो इसके माध्यम से हम नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 9, 8, 7, 6। तो ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सहकारी डेयरी फेडरेशन का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? 1972, 1967, 1962 और 1985 दिया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, 1962 में इसका गठन किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? सही कथन का चयन करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का लक्ष्य 2030 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना तथा समाप्त करना। HCFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तुलना में अधिक शक्तिशाली ओजोन क्षरण पदार्थ ODS माना जाता है। तो सही कथन का चयन करना है। तो डी प्रश्न का राइट आंसर है। न तो 1 और न ही 2 यहाँ पर सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? देखिए, ये पॉइंट हम सभी जानते हैं कि 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन का लक्ष्य 2030 नहीं था, ये था आपका 2047। तो इसको याद रखना है कि 2047 था। और दोस्तों, CFC की तुलना में अधिक शक्तिशाली ओजोन क्षय पदार्थ माना जाता है। तो ये गलत है, ये यहाँ पर जो है गलत है। देखिए, आप सभी जानते हो कि ओजोन के क्षय के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा जो है उत्तरदायी गैस होती है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कम करने के लिए ही HCFC का उपयोग किया गया था। परंतु HCFC के उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर जो बढ़ने लगा था, तो इससे क्या हुआ, उल्टा नुकसान होने लगा। तो भाई इसी को कम करने के लिए ये लक्ष्य रखा गया था 2047 तक। चलिए, अब आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने युगम सही सुमेलित हैं? पहाड़ियाँ और अवस्थिति दी गई है। शेषचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश दिया गया है। जवादी पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश यहाँ पर दिया गया है। सतमाला पहाड़ियाँ उड़ीसा, अन्नाईमुड़ी की पहाड़ी केरल दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। केवल 2 युगम सही है। एक तो पहले वाला कि शेषचलम की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, और एक फोर्थ वाला अन्नाईमुड़ी की पहाड़ी केरल राज्य में है। जबकि जवादी की पहाड़ी मध्य प्रदेश में नहीं है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है। और आपका सतमाला की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर कम वर्षा होती है? मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो सबसे कम वर्षा होती है उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में।
तो 1 तो जो है मेंशन होना ही चाहिए ऑप्शन में, तो बी और सी को हटा दीजिए। ए और डी में यहाँ पर आंसर है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर जो है इन सभी जिलों में कम वर्षा देखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सहकारी संस्थान स्थान सुमेलित नहीं है? केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है, तो सही पॉइंट है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली दिया गया है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान मेरठ और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान मेरठ में नहीं है, यह आपका है लखनऊ में। तो यहाँ पर यही सही सुमेलित नहीं था, अन्य से भी यहाँ पर सही है। अच्छा प्रश्न था दोस्तों। सेशन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8, हिमनद ग्लेशियर तथा उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख दिया गया है, आप जानते हो लेटेस्ट है ये, सही है। चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड दिया गया है। जेमो ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश। बारासिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। जेमो ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह आपका है सिक्किम राज्य में। देखिए ये ज़रूरी है कि हमें चारों आंसर आने चाहिए, जैसे कि चोराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में पता रहना चाहिए और बारासिगरी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न जो प्रश्नों में से ही बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ये प्रश्न हमने आपको व्याख्या के तौर पर बताया था। यहाँ पर दिया गया है, किसानों से अवैध वसूली किया जाना, तीर्थ स्थल की यात्रा करने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाना, आदिवासियों की ज़मीन जब्त किया जाना, अंग्रेज़ों द्वारा इनका दुर्ग तोड़ दिया जाना। तो सन्यासी विद्रोह का प्रमुख कारण था, हमने आपको बताया था, तीर्थ स्थल की यात्रा करने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगाना। सन्यासी विद्रोह जो है सन्यासियों के द्वारा किया गया था और ये विद्रोह चला था आपका 1763 से लेकर के 1763 से प्रारंभ हुआ था और 1800 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। तो सन भी आपको याद रहना चाहिए। और सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेता भी हमने आपको बताए थे, मजमून शाह, मूसा शाह, दिविज नारायण, भवानी पाठक इत्यादि इसमें शामिल थे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह भी एक अच्छा प्रश्न है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस व्यवस्था में लगान सीधे किसानों से लिया जाता था। इसे सबसे पहले कर्नल रीड द्वारा लागू किया गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? प्रश्न आपको मैंने करा रखा है, गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी? कथन कांड बना करके प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। तो ये हमने बताया था कि इसको 1792 ईस्वी में लागू किया गया था और कर्नल रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और ये व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी दक्षिण भारत के बारामहल जिले में। 1820 में इस व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रांत में लागू किया गया था। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8, 9 दोनों में से एक आंसर आपको चुनना है। तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, केवल राज्य दिया गया है, तो इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी 8। यदि कहता कि भारत के कितने राज्यों से लगती है तो तब आंसर होता 9। कन्फ्यूजन रहता है और प्रश्न जो बार बार बन जाता है परीक्षा में। प्रश्न नंबर 12, सरसई नावर झील स्थित है? इटावा में, रायबरेली में, मैनपुरी में, मथुरा में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, इटावा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 है, गाजियाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? यमुना, हिंडन, गंगा, गोमती। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है गाजियाबाद शहर।
नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में सवांग लोक नृत्य प्रचलित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प चुनिए। देखिए, हमारी जो कंटिन्यू वीडियो वॉच कर रहे हैं तो इस प्रश्न का आंसर हमने आपको बता रखा है। हमने आपको बताया था, पहले आप आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने आपको बताया था कि सवांग लोक नृत्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 1 और 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में मेंशन है, तो ऑप्शन बी में है। परंतु यहाँ पर आपको एक और राज्य देखने को मिल गया है जहाँ पर सवांग लोक नृत्य मनाया जाता है, तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। तो इसको भी आपको आज से याद कर लेना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर कम वर्षा होती है? शायद ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, तो डी राइट आंसर है इसका। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, उपनिषदों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। नचिकेताख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। असत्य कथन यहाँ पर है ऑप्शन ए। उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड नहीं था। उपनिषद एक पुस्तक है जो कि दर्शन आधारित पुस्तक थी, तो दर्शन आधारित पुस्तक थी, ये यहाँ पर होना चाहिए था। बाकी अन्य से भी सही है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। नचिकेता का आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। और डी वाला भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। तो प्रत्येक फैक्ट को अच्छे से समझना है और आंसर को लगाना है भाई। और ये एग्ज़ाम निकालने के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। और दोस्तों, आप सभी जान चुके होंगे कि आर ओ में वैकेंसी क्या हो गई है, बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई हैं। तो आपको अधिकारी बनना है तो अच्छे से स्टडी जरूर कीजिएगा। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से कौन सी अक्रिय गैसें भरी जाती हैं? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, हाइड्रोजन। तो बल्बों में जो है नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, चाय एवं कव्वा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटराइट मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा। तो देखिए, चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है लेटराइट। यहाँ पर कव्वा भी दिया गया है, तो इसके लिए भी आपको याद रखना कि लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में चलाए गए कर न दो लगा न दो अभियान के प्रमुख केंद्र थे। तो चारों में देखिए इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो डी राइट आंसर है, आगरा और बरेली। इसी प्रकार के प्रश्न जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन महायान बौद्ध मत के विषय में सत्य है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से अशोक के शासनकाल में प्रकट हुई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान में विश्वास करती है। बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है। 2 और 3 यहाँ पर सही है। बौद्ध मत की महायान शाखा औपचारिक रूप से अशोक के शासनकाल में नहीं, कनिष्क के शासनकाल में यह प्रकट हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति में, जो कि कुंडलवन में हुई थी। तो उस समय जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से इन्हीं के शासनकाल में प्रकट हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो भाई सही बात है। दिल्ली का पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। क्या हुमायूं ने करवाया था इसका निर्माण? नहीं, तो ये गलत है। केवल यहाँ पर एक कथन सही है, इसका निर्माण करवाया था शेर शाह ने। किसने करवाया था? शेर शाह ने। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भक्ति काल के संदर्भ में असत्य कथन का
चयन कीजिए। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया। कामरूप के प्रसिद्ध संत शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया था। पुष्टि मार्ग के दर्शन का मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह सही सुमेलित नहीं है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने नहीं, वल्लभाचार्य ने किया था। तो एक अच्छा पॉइंट है, याद रखना है। वैसे से भी यहाँ पर पॉइंट अच्छे हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया था। कामरूप के प्रसिद्ध संत शंकरदेव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे और रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। देखिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा मेरे भाई। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। योजना से जो है दोस्तों 1% या 2% जरूर बनेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, तो ए का 3 आएगा। ए का 3 आपका ऑप्शन सी और डी में है। फिर मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015, तो ए का 2 भी दोनों में ही मेंशन है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना तो 9 मई 2015, सी का 1 है। और डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015, तो डी का 4 है। ऑप्शन डी प्रश्न का राइट आंसर है। सभी अच्छे पॉइंट थे, उचित पॉइंट लगने पर उसको नोट अवश्य कर लिया करो। प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? धान की खेती के प्राचीनतम स्थल उत्तर प्रदेश के लहुरादेव तथा कोल्डी हवा में है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, लहुरादेव संत कबीर जिले में और कोल्डी हवा मिर्ज़ापुर जिले में बताया गया है कि स्थित है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, केवल पहले वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, पहला कथन सही है। दूसरे कथन में लहुरादेव संत कबीर नगर जिले में स्थित है, तो यहाँ तक तो सही है। कोल्डी हवा मिर्ज़ापुर में नहीं है, यह आपका है प्रयागराज में। तो बहुत अच्छा प्रश्न था ये। और चावल के यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1991 में, 1972, 1989 और 1994। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1981 में इसकी स्थापना की गई थी, स्कूली शिक्षा पर ध्यान देने के लिए और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। प्रश्न नंबर 26, गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? महाराजगंज, आजमगढ़, बस्ती और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी दिया गया है, तो डी ही राइट आंसर है। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के कई जिलों में निवास करती है। आपको याद रखना है, महाराजगंज, आजमगढ़, बस्ती और आपका सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र इत्यादि जिले जो है शामिल है। प्रश्न नंबर 27, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? प्रश्न कराया हमने आपको, किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओबरा ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कब प्रारंभ की गई थी इस योजना को? 1967 में। कथन कांड में प्रश्न जो पूछा गया था। यदि आपने सेट अच्छे से लगाया होगा तो आप समझ गए होंगे, ये हमने आपको बताया था। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। देखिए मेन पॉइंट ये होता है कि हमें अच्छे से तैयारी करनी होती है। अच्छे से तैयारी करने का मतलब ये है कि पर्सन जब आए
तो हम उसको लगा लें। ऐसा नहीं है कि पढ़ते जा रहे हैं और पर्सन जब आता है सामने फिर हम देखते हैं कि यार इसमें बी होगा या सी होगा। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। तो भाई अच्छे से पढ़िएगा, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि हमको कितने क्वेश्चन सही करने हैं भाई, कम से कम भी 110 तो अटैम्प्ट करने ही हैं। और यहाँ पर आपके 94 क्वेश्चन सही होने चाहिए कम से कम, और हिंदी में 50। तो आप देख लीजिए 144 इस तरह हो रहे हैं। तो इतने क्वेश्चन सही होने पर प्री एग्ज़ाम जो आराम से निकल जाएगा। कथन कारण: हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। कारण: हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। देखिए ऑप्शन ए वाला आंसर आएगा या ऑप्शन बी वाला। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पर जो है ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत कॉन्टीन्यूस तरीके से बहती रहती हैं। तो इनका जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है हिमानिया। हिमानिया इनका प्रमुख स्रोत है, इस कारण से निरंतर बहती रहती हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही थी, परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा था। प्रश्न नंबर 29 मिलान संबंधी प्रश्न है, तो कूट के माध्यम से सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी दी गई है। तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा चोटी, ए का 4 आएगा। राजस्थान में है गुरु शिखर चोटी, तो यहाँ पर 3। नागालैंड सारामती चोटी 2। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, तो डी का 1। 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन डी में है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। तो आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 109 में नहीं है यह प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। तो पहले वाला गलत हो चुका है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना था, तो केवल यहाँ पर 2 वाला कथन सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? 1909 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो सी चुनने वाले विद्यार्थियों का राइट आंसर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था। प्रश्न नंबर 31 है, समीक्षा अधिकारी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से गलत है, यानी कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। बैंक दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार लेता है। तो गलत कथन का चयन करना था। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। दोनों कथन यहाँ पर गलत है। यह टेस्ट सीरीज में भी घुमा घुमा कर प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो याद रखना है, बैंक दर वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से, यहाँ पर आएगा दीर्घकालिक उधार लेता है, और रेपो दर में अल्पकालिक उधार लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसने उल्टा मेंशन कर दिया है। ऐसे ही प्रश्न घुमा करके पूछ लेता है एग्जामिनर। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा? बलवंत, केकुबाद और जलाउद्दीन खिलजी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन जो कहा था, यह किसने कहा था? बलवंत ने। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। भाई क्लास को जो है पूरा अटेंड करने से ही सभी प्रश्नों का अच्छे से ज्ञान होता है।
देखिए हमारा माइक जो है कुछ क्वालिटी का नहीं है, तो थोड़ी सी आवाज़ जो है अच्छे से नहीं आती होगी, परंतु आप प्रश्नों का लेवल देखा कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो पुष्टि मार्ग के बारे में भी प्रश्न आता, तो सेकंड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और फर्स्ट वाला देखिए ये तो इनकरेक्ट हो चुका है, क्योंकि बीजक किसके उपदेशों का संकलन है? कबीर के। तो केवल बी आंसर है यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र। ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा को। विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है एमीटर। सभी यहाँ पर अच्छे पॉइंट हैं। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र होता है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है ओडोमीटर। इनमें दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की मापने का यंत्र होता है ओडोमीटर। दोनों को नोट कर लीजिएगा, थोड़ा ही डिफरेंस है। हम प्रत्येक क्लास में सभी सब्जेक्ट से प्रश्नों को शामिल करते हैं, तो इसलिए आपको टेस्ट के तौर पर हमारे प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहिए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। तो कूट के माध्यम से सही उत्तर में चयन करना है। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, तो यह तारीख थी 9 अप्रैल 1919। और अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 में। तो सबसे पहले 2 वाला पॉइंट, फिर 1 वाला और फिर 3rd वाला पॉइंट, ए राइट आंसर है। महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमलाई ज्योमंडल रिजर्व में आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चारों ऑप्शन को देख लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। अगस्त्यमलाई ज्योमंडल रिजर्व किस राज्य में है ये? तो केरल और आपका तमिलनाडु राज्य में है। तो इसके अंतर्गत आते हैं नेयार, पेपारा और सेंदूरने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुंदनथुराई बाघ रिजर्व, ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का किस राज्य में है? तो ये आपका है केरल राज्य में, और लास्ट वाला आपका है तमिलनाडु राज्य में। तो अच्छे से उनको याद रखना है। और दोस्तों चलते चलते यहाँ पर आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। प्रश्न यह भी बन सकता है, अगस्त्यमलाई ज्योमंडल रिजर्व तो पूछा ही गया यहाँ पर। प्रश्न यह भी बन सकता है नीलगिरी। तो नीलगिरी ज्योमंडल रिजर्व के अंतर्गत कितने राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क आते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। मधुमलाई, यहाँ पर आपको हटाना है सत्यमंगलम, वायनाड वन्य प्राणी अभ्यारण्य और साइलेंट वैली, ये सभी आ जाएंगे नीलगिरी ज्योमंडल रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत। तो ये आप जानते हो साइलेंट वैली केरल में है, वायनाड वन्य जीव प्राणी उद्यान केरल में है और मधुमलाई तमिलनाडु में। और दोस्तों एक और याद कर लीजिए यहीं पर, मुकुर्ती नेशनल पार्क भी नीलगिरी ज्योमंडल रिजर्व के अंतर्गत ही आता है। इसको नोट करके आप अच्छे से कर लीजिएगा।
ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में बन जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं। स्वीडन, क्यूरोना, फ्रांस, पायरेनीज, रूस, किरीवोय रोग, कजाकिस्तान, एतासु। सही सम्मिलित नहीं है ऑप्शन सी, ये रूस में नहीं है। किरीवोय रोग रूस राज्य में नहीं है, ये आपका है यूक्रेन देश में, यूक्रेन देश में है। लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अतासु आया है, ये कजाकिस्तान में है, तो आप इसको नोट करें या फिर जो है दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? उत्सव से संबंधित प्रश्न प्रत्येक बार आरंभ पूछा जाता है, तो अच्छा टॉपिक है, इसको जरूर अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। नामसोंग उत्सव सिक्किम राज्य दिया गया है, वांगला उत्सव मेघालय दिया गया है, चपचार कूट त्यौहार मिजोरम, नुआखाई पर्व मध्य प्रदेश दिया गया है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में नहीं है, तो आपका ये है उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। यह है दोस्तों एक प्रकार का कृषि फसल उत्सव है, कृषि फसल उत्सव है, और पश्चिमी उड़ीसा में जो है इसको मनाया जाता है, और साथ साथ आपको दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी इसको मनाया जाता है। यदि ऑप्शन में उड़ीसा ना मिले और छत्तीसगढ़ मिल जाए तो आपको वहाँ पर भी करेक्ट कर लेना है। सभी अच्छे प्रश्न हैं, देख के ये भी कई बार आरओ में ही पूछा गया है, आप पेपर उठा करके चाहे देख लीजिएगा। वांगला उत्सव मेघालय मनाया जाता है, चपचार कूट त्यौहार मिजोरम में, और इसको तो नोट ही कर लीजिएगा। नामसोंग उत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 प्रश्न रीजनिंग के भी, 2 से 3 प्रश्न रीजनिंग के भी शामिल कर लिए हैं, तो इनको भी आप लगा लीजिएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो त्रिभुज आपको यहाँ पर काउंट करने हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं। एक त्रिभुज यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा आपका यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, और पांचवा यहाँ पर है। 5 के बाद देखिए एक त्रिभुज और है, ये वाला त्रिभुज यहाँ पर है जो। तो इस प्रकार यहाँ पर इसमें 6 त्रिभुज है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 40, 1000 व्यक्तियों के प्रतिदर्श में उनके हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू भाषाओं के ज्ञान का सर्वेक्षण किया गया। वह सर्वेक्षण परिणाम नीचे दिए गए आरेख में प्रदर्शित है। उन व्यक्तियों की संख्या का जो उक्त तीनों भाषाओं में से किसी को नहीं जानते, उन व्यक्तियों का ज्ञान जो तीनों भाषाओं को जानते हों का अनुपात। यानी यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है उन व्यक्तियों की संख्या जो उक्त तीनों भाषाओं में से किसी को नहीं जानते, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में से किसी को नहीं जानते, और उन व्यक्तियों का ज्ञान जो तीनों भाषाओं को जानते हो। एक अच्छा प्रश्न है ये। तो किस प्रकार करेंगे? हमारे पास टोटल जो है 1000 व्यक्ति हैं, तो देखिए यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू दिया गया है, तो जितने यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी को हमको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो जैसे आप इनको ऐड करेंगे 170, 105, 180, 85, 175, 78 और 200, तो इन सभी को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो देखिए जैसे ही आप इन सभी को ऐड करोगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 993। तो 993 आएगा। आप जो है 993 को 1000 में से लेस कर दीजिएगा, तो कितना आएगा? यहाँ पर 7 आएगा। तो 7 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों भाषाओं में से किसी को नहीं जानते, तो ये सबसे ऊपर रख दीजिए। तीनों भाषाओं को जानने वाले व्यक्ति कहाँ पर मेंशन है? ये सबसे बीच में देखिए 175, तो 175 को आप नीचे रख दीजिए। 7/175 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पर जो कटिंग लगा लीजिए। 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 41 है, वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है।
दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो लुप्त अक्षर यहाँ पर ज्ञात करना है। एस का नंबर जो 19 होता है, टी का 20 होता है, यू का 21 होता है और डब्लू का 23 होता है। तो यहाँ पर 22 होना चाहिए था, तो 22 का क्या आएगा, वी आएगा। और वी आपका जो है बी और सी में है। तब लास्ट वाला देख लीजिए, डी का 4, एफ का 6, एच का 8। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 का नंबर होता है जे। तो इस प्रकार ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोस्तों 1 मिनट रुकिए। तो दोस्तों इस क्लास में हमने 41% देखे हैं। 1% रिपीट होने के बाद 40% हमने इस क्लास में लगाए हैं। वीडियो जो 102 दिन बाद हम अपलोड कर देते हैं। एक विद्यार्थी कह रहा है सर कंटिन्यू वीडियो डाला करो। देखिए मैंने कंटिन्यू वीडियो डाली थी, परंतु उस पर कोई भी रिस्पांस नहीं आया, अर्थात वो केवल सब्सक्राइब नहीं देखी है। पता नहीं क्यों वीडियो नहीं चलती है, इसलिए मैं 1 दिन बाद वीडियो डालता हूँ। 1 दिन बाद ही सही दोस्तों, परंतु अच्छे पर्सन होते हैं। आप 1 दिन बाद ही वॉच किया करो, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस किया करो। और यहाँ पर टेस्ट के तौर पर आप इन पर्सनों को ज़रूर लगाया करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।